ओके चलो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है आपकी नीट की तैयारी? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपकी नीट की तैयारी कैसी चल रही है। और अगर आपको कोई हेल्प, सपोर्ट या किसी भी तरीके की जरूरत है तो प्लीज फील फ्री मुझे रीच आउट करने के लिए। आई एम आनंद प्रकाश, को फाउंडर ऑफ वेदांतु, एंड मैं हमेशा आपके मदद, आपके हेल्प के लिए यहां पे हूं। चेक कट। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है आपकी नीट की तैयारी? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर इस समय किसी भी टाइप के हेल्प, किसी भी टाइप का सपोर्ट आपको चाहिए तो मैं हूं आनंद प्रकाश, को फाउंडर ऑफ वेदांतु, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर ऑल ऑफ यू। जितने भी बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं, आई नो आप लोग बहुत टफ फेज से गुजर रहे हो, और इसीलिए आई एम ऑलवेज प्रेजेंट ऑन दी टेलीग्राम ग्रुप। तो अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस टेलीग्राम ग्रुप पे हम बहुत सारी चीजें करते हैं। वी टॉक अबाउट डेली मोटिवेशन, डेली क्विजेस, बहुत सारे जो एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन होते हैं। और ऑफ कोर्स मैं तो हूं वहां पे आपके मदद के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। और इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो टीचिंग सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आप इस समय किस प्रॉब्लम या किस फेज से गुजर रहे हो, ताकि मुझे उसको सॉल्व करने का एक मौका मिले। तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर है ग्रेविटेशन का। और ग्रेविटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम 11th चैप्टर, क्योंकि इससे हर साल एक या दो सवाल जरूर आए हैं। तो देखो, ऐसा कोई भी साल नहीं है जिस साल क्वेश्चन नहीं आया। तो 2013 से लेकर 2022 तक हर साल देखोगे एक दो एक दो। 16 में दो पेपर हुआ था, इसलिए 4 क्वेश्चन है, तो यहां भी दो एवरेज हो गया। बट हर साल एक दो आ ही रहा है। और ज्यादातर इस साल जो मेरी उम्मीद है, दो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो हर साल मैं क्या करता हूं, मैं प्रेडिक्ट करता हूं किससे किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और उसके बेसिस पे हम टेस्ट सीरीज भी डिजाइन करते हैं। तो जो टेस्ट सीरीज वेदांतु की है, उसमें जो सारा का सारा डिजाइन है, ये मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस उसमें जाता है। और वहां से हमारी टीम जो है उसको डिजाइन करती है, डिजाइनिंग द मोस्ट एक्यूरेट सिमिलर पेपर एज पर नीट। तो अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो, आज हम 6 टॉपिक के अंदर ग्रेविटेशन को कवर करने वाले हैं। तरीका तो अभी तक आप समझ गए होंगे मेरा तरीका क्या है पीवाईक्यू कराने का। पहले हम किसी भी टॉपिक की थ्योरी को करते हैं, और फिर थ्योरी करने के बाद हम उसके पीवाईक्यू सारे क्वेश्चन जो भी यहां पे मैंने लिखे ना, अगर इस साल एक आया, इस साल दो आया, तो हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो अंत तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चंस के थ्रू सिखाऊंगा, शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, ताकि आप एग्जाम में कोई गलती नहीं करके आओ इस चैप्टर में। तो अगर कर लिया तो 4 नंबर तो पक्के ही हैं, एक क्वेश्चन तो आने ही आना है, प्लस अगर आपके साल 2 आ गया तो 8 नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो ये करने वाले न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहां से स्टार्ट होती है पूरे न्यूटन मतलब ग्रेविटेशन की कहानी। कोई भी चीज मैकेनिक्स में या फिर अनटिल अनलेस मॉडर्न फिजिक्स कर रहे हैं तो हर जगह न्यूटन अंकल का कोई ना कोई छाप तो होता ही होता है। तो न्यूटन अंकल की ग्रेविटेशन का जो लॉ है, हम उससे स्टार्ट करेंगे। ग्रेविटेशन की बात करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जी हम बहुत बार करते आए हैं। तो वो क्या होता है, उसका वेरिएशन किस तरीके से होता है, फील्ड पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, और फिर हम स्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी और केपलर लॉ की भी बात करेंगे आज के लेक्चर में। तो पेन, कॉपी, पानी का बॉटल टेबल पे रख के तैयार हो जाओ। अगले 2 घंटे या सवा 2 घंटे, जितने देर का भी लेक्चर होगा, आप यहां से हिलने वाले नहीं हो। आप अंत तक इस वीडियो को देखोगे अगर आपको ग्रेविटेशन में पूरे पूरे नंबर लेके आने हैं, ठीक है। तो एक एक चैप्टर, 1 चैप्टर एट ए टाइम, और ये करने के बाद आपके ग्रेविटेशन में पूरे पूरे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहला हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे। पहला लॉ तो बहुत ही सिंपल है। हम यहां पे बहुत सारी चीजें, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला हूं। हम बिहार का हूं तो मैं हम बोलता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम करेंगे यहां पे, वो क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले थ्योरी की बात करेंगे। सबसे पहले न्यूटन अंकल ने ग्रेविटेशन का जो लॉ दिया, वो बोला कि भाई फोर्स जो होता है उसका मैग्नीट्यूड, मैं अभी यहां वेक्टर वेक्टर की बात नहीं करने वाला हूं। काहे को नीट वाले बच्चों को कंफ्यूज करे भाई वेक्टर वेक्टर करके, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने तो 20 साल का पेपर सॉल्व किया हुआ है यार, मतलब एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देखा, कभी नहीं जरूरत पड़ती। तो हम उस पर ज्यादा अपना दिमाग और टाइम खर्च नहीं करेंगे। तो फोर्स क्या होता है, सिंपल जी m1 m2 इन अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो जी यहां लिखा है हमने, ये जो जी की कहानी लिखी है, ये वाली चीज, ये जी होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है।
यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? मतलब आप यूनिवर्स में कहीं भी, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, इसकी वैल्यू नहीं बदलती है, इसकी वैल्यू इतनी रहती है। आप अर्थ पे हो, सन पे जा सकते हैं, आदित्य जा ही रहा है सन पे, तो बेसिकली हम सन के आसपास जा रहे हैं ना आदित्य, हम मून पे चले जाए, हम कहीं पे भी चले जाए, जी की वैल्यू जो है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यही रहता है, ये कभी नहीं बदलता है। और इसका जो ऐसा यूनिट है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कहां से आया? इसका न्यूटन, इसमें मल्टीप्लाई हुआ मीटर स्क्वायर, और ये केजी स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इट इज इंडिपेंडेंट। ये जो फोर्स होता है ये इंडिपेंडेंट होता है किसका? मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया होगा तो वहां पे मीडियम का फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां जो के होता है, जैसे ऐसा ही इक्वेशन है, वहां भी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, वहां के जो होता है वो उसमें फर्क पड़ता है, बट जी में फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये हमेशा ही कांस्टेंट है, कभी बदलता नहीं अपनी वैल्यू। ठीक है, ये आपके सच्चे दोस्त की तरह, वो कभी अपना रंग नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं बदलेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, मतलब बीच में हम कुछ भी रख दे, लोहा लक्कर जो भी रखना है रख दो, बट ये फोर्स उतना ही लगेगा। अगर दो मास है, दो मास के बीच में फोर्स विल बी इक्वल टू G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर एंड इट इज कंजर्वेटिव। अब इसका मतलब कोई समझा सकता है मुझे बच्चों कि कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब होता है, हमने वर्क डन में पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा, अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो इसके द्वारा वर्क डन जो होगा फॉर अ सर्कल, मतलब सर्कुलर पाथ के लिए, सर्कुलर पाथ के लिए स्पेलिंग देख लेना बच्चों, वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलर पाथ के लिए वर्क डन 0 हो जाएगा। पहली चीज सीखी हमने, और हमेशा एक चीज सीखी थी कि भाई अगर कंजर्वेटिव फोर्स होता है उससे एसोसिएटेड एक पोटेंशियल एनर्जी होता है सच दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वर्क डन बाय दैट कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव का मतलब, अगर जैसी कंजर्वेटिव कहीं भी देखते हो ना फिजिक्स में, कंजर्वेटिव फोर्स, इसका मतलब होता है अगर किसी चीज को यहां से उठा के वापस यहां लेके आएंगे तो वर्क डन 0 होगा। किसी भी पाथ से लेके जाओ, इधर से लेके जाओ, इधर से घुमा के वापस यहां लेके आओ, वर्क डन 0 हो जाएगा। और हमेशा इस टाइप के फोर्सेस के साथ एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होता है सच दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। सो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। हालांकि सवाल एक ही आया आज तक, तो हम वो भी देख लेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। नाउ सेकंड, इस पे बहुत सवाल होते हैं, तो इसको ढंग से, इसको नोट करना है अपने नोट्स कॉपी में, ढंग से नोट करो। सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने पढ़ा था, mg कर रहे थे आप बहुत दिनों तक, तो ये उसी का एक g होता है, और g स्मॉल g इज एसोसिएटेड विथ कैपिटल G। कंफ्यूज मत हो जाना इनमें। स्मॉल g इज इक्वल टू Gm/r स्क्वायर, जहां ये g क्या है? ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये मास होता है अर्थ या प्लैनेट, जिस भी प्लैनेट पे चले जाओ आप, मून पे चले जाओ आप, ये मास होता है उस प्लैनेट, अर्थ, मून, जो भी आप बोल दो, उसका मास होता है अपॉन उसी का रेडियस होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ या प्लैनेट या मून, जो भी आप बोल दो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद इसका रेशियो पूछा जाता है कि मान लो अर्थ से हम चले गए मून पे, या हम अर्थ से दूसरे प्लैनेट पे चले गए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो बताना है, या फिर उससे रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं। वो क्या हो जाएगा? G1/G2 इज इक्वल टू, जी तो कैंसिल हो गया, दोनों में कॉमन होगा, तो क्या हो जाएगा? M1/M2 मल्टीप्लाइड बाई R2/R1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना आप लोग। G1/G2 क्या हो गया? M1/M2 मल्टीप्लाइड बाई R2/R1 का होल स्क्वायर। और यही फॉर्मूला एक और रूप ले लेता है, इसके रेस्पेक्ट में कई बार क्वेश्चन आता है डेंसिटी के रेस्पेक्ट में। तो R1 इंटू डेंसिटी 1, यहां देखो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R1 के, जब डेंसिटी के रूप में लिखेंगे, और ये इसका डेरिवेशन होता है, मास को आप लिख सकते हो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मैं अभी डिराइव नहीं कर रहा हूं, बट फाइनली फॉर्मूला आपको इसके टर्म्स में भी याद रखना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल भी आ चुका है, डायरेक्टली बोल देगा कि दोनों प्लैनेट का डेंसिटी सेम है, तो सिंपली इट विल बी प्रोपोर्शन ऑफ R1/R2, या दिया रहेगा उसका डेंसिटी 2 गुना है। जैसे ही डेंसिटी वर्ड देखोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो
ये R1 इंटू डेंसिटी 1, R2 इंटू डेंसिटी 2, सो डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट 1, डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट 2 हो गया। R1 इज रेडियस ऑफ द प्लैनेट 1, R2 इज रेडियस ऑफ द प्लैनेट 2। ओके, तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे बढ़ जाए, दिल विल डाल देना यार बच्चों, मतलब अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो मतलब लाइक करते जाना सेशन को, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे आपको भी उतनी दुआएं मिलेंगी। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट, डेप्थ एंड रोटेशन, तो हम ये तीनों चीजें मैंने यहां पे लिख दी हैं, हाइट के साथ, डेप्थ के साथ और घूमने के साथ जी का वेरिएशन कितना होता है। तो सबसे पहले एक चीज समझना जरूरी है, हम कहानी स्टार्ट करेंगे पोल से, क्योंकि पोल पे जो होता है, कहानी ऐसे याद रखोगे, पोल पे मैंने यहां लिखा भी है, पोल पे जी इज मैक्सिमम, तो आप नॉर्थ चले जाओ या साउथ चले जाओ, दोनों पे ही जी मैक्सिमम होता है। अब यहां से अगर आप ऊपर जाओगे या यहां से नीचे की ओर जाओगे, जी घटता है। तो आपको यह याद रखना है कि अगर मैं इस पोल के ऊपर जाऊं या पोल के नीचे जाऊं, जी घटता है। जी क्या होता है? जी घटता जाता है। ऊपर जाओगे नीचे जाओगे जी घटता जाता है, पहला ये याद रखना है। तो आप लिख लो अपनी कॉपी में, जी घटता जाता है। ठीक है, लिख लो कॉपी में। फिर इधर जाओगे या इधर जाओगे, जी घटता जाता है। तो इसीलिए हमने कहां से शुरुआत करी? पोल से। पोल पे खड़े हो गए, अब मैं इधर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा पोल से, जी कम होगा। ठीक है, घटता जाता है। ठीक है, तो जी घट जाएगा, और यहां पे इक्वेटर के ऊपर जी मिनिमम हो जाएगा। इक्वेटर पे जी जो है ये मिनिमम, मतलब सरफेस के ऊपर, सरफेस पे इक्वेटर पे मिनिमम होगा, यहां मैक्सिमम, सरफेस के ऊपर इक्वेटर पे मिनिमम। यहां से ऊपर जाओगे घटेगा, यहां से नीचे जाओगे तो भी घटेगा। किस तरीके से घटता है वो देख लो, वो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, जी एच इज इक्वल टू, वैसे तो ये फॉर्मूला सबसे अच्छा है, जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। इसी को मैंने इस तरीके से लिख दिया, जी आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये हाइट पे है, अगर ऊपर जा रहे हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। डेप्थ पे जा रहे हो तो ये आ जाएगा जी 1 माइनस डी बाई आर, 1 माइनस डी बाई आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी आर माइनस डी अपॉन आर, और ये देखो क्या है आर माइनस डी, ये हो गया आर माइनस डी, मतलब कि यहां से यहां का डिस्टेंस। और इसको अगर मैं मान लो स्मॉल आर लिख दूं तो ये सिंपली आ जाएगा जी आर बाई आर। मतलब यहां पे एक और चीज देखो इंटरेस्टिंगली, जी आर बाई आर, मतलब अगर आप सेंटर से बाहर की ओर जा रहे हो, सेंटर से बाहर की ओर जा रहे हो तो जी बढ़ता है, मतलब सेंटर पे क्या हो गया जी, इस जगह पे जी इज इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पे, मतलब जैसे ही आप सेंटर पे बैठ गए, अर्थ के सेंटर पे चले गए, तो जी 0 हो जाएगा, कोई भी जी नहीं लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगा। ऊपर जाओगे बढ़ता चला जाएगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, फिर सरफेस से ऊपर जाओगे तो घटने लग जाएगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहां पे आर आप बोल सकते हो सेंटर से बाहर की ओर जाते वक्त इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एंड देन रोटेशन की वजह से क्या होगा, अगर घूम रहा है तो जी कैसे वेरी करेगा, जी ओरिजिनल जी जो सरफेस पे, ये सरफेस वाली जी है, ये भी सरफेस वाला जी है, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, जो आपने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई, वेयर दिस इज द एंगल फाई। ये जो एंगल है ये फाई है, मतलब किसी भी इक्वेटर से कुछ दूर पे जाओगे तो आपका जो जी होगा, किसी एंगल पे जाओगे तो इट इज आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। इसीलिए अगर कॉस इसकी 0 करोगे वैल्यू तो इक्वेटर पे हो गए, 0 किया कॉस 0 मतलब 1, तो ये आ जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, और अगर ये 90 डिग्री कर दोगे तो 0 हो जाएगा, 90 डिग्री का मतलब जब पोल पे पहुंच गए 0 हो जाएगा, एंड देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू जी। आई होप ये याद हो गया होगा, मेरे साथ रिपीट करो एक बार। जी एच सबसे पहले पोल पे मैक्सिमम होता है, पोल से मैं इधर जाऊंगा घटता चला जाएगा, पोल से ऊपर जाऊंगा नीचे जाऊंगा घटता चला जाएगा। नाउ सरफेस के ऊपर या किसी हाइट पे जो जी होता है वो कितना होता है, जी अपॉन 1 प्लस, मेरे साथ बोलते जाओ, घर में तेज तेज बोलना है, याद करना है अपने को, जी अपॉन, बोलो जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। जी अपॉन, स्लो कर दिया, स्लो मोड, 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हाइट पे। डेप्थ पे जाएंगे तो क्या होगा, जी इंटू
1 माइनस डी बाई आर, जी सरफेस वाला जी मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 1 माइनस डी बाई आर, और घूमने वाले में जी माइनस, घूमने वाले में बताओ फटाफट, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हो, या आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, वेयर फाई इज द एंगल फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, याद हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, उससे मैंने कुछ फॉर्मूले निकाले हैं, और ये आपका भी काम है। अगर जो चैप्टर मैं करा रहा हूं तो करा रहा हूं, जो चैप्टर नहीं कराऊंगा या जो चैप्टर आप कर रहे होगे खुद से, ये वो केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, सब में ये करना है कि पहले तो मैंने फॉर्मूला जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो लिख दिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दिखा कि ये टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो भाई उसके लिए फॉर्मूला हम क्यों डिराइव करें एग्जाम में, रट्टा मारेंगे? भाई नीट वाले बच्चे हम तो सब रट्टा मारेंगे। डिराइव करना हमारे कजिन्स का काम है। कौन है कजिन हमारे? जेई वाले भाई बहन। तो जो जेई वाले भाई बहन है उनको डिराइव करने दो, उनको इंटीग्रेशन लगाने दो, उनको कैलकुलस डिफरेंशिएशन करने दो, हम रट्टा मारेंगे। ठीक है, और उससे नंबर लाएंगे क्योंकि सवाल डायरेक्ट आते हैं। तो पूछता है कि अर्थ पे उसका वेट इतना है, दूसरे प्लैनेट पे वेट कितना होगा, तो सिंपली हम लिख देंगे वेट क्या होता है, एम जी डैश किसी भी प्लैनेट पे, एंड इट विल बी इक्वल टू एम, ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देंगे। जी पे सरफेस पे, अगर हाइट पे पूछा है तो इट विल बी 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ये लगा देंगे डायरेक्टली। तो यार एम जी आ गया अर्थ वाला, डिवाइड कर देंगे इससे तो आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हाइट अर्थ के बिल्कुल आसपास है, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, क्योंकि आपको अर्थ का रेडियस पता है 6400 किलोमीटर होता है, तो 10, 20, 50, 100 तक अगर किलोमीटर दिया हुआ है, जब तक कि वो 500, 1000 टाइप का किलोमीटर नहीं दिया हुआ है, तब तक आप उसका अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। और अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, मैंने ये लिखा, ये तो जी होता है, ये जी होता है, तो जी इंटू ये चीज मैंने ऊपर ले गया, और यहां पे अगर ऊपर ले जाओगे तो जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर हो जाएगा, बिकॉज अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन, अप्रोक्सीमेशन में ये बोलता है, ये होता है 1 प्लस एन इंटू एक्स, जहां एक्स जो है वो 1 से छोटा होता है अगर, तो यहां पे देखो 1 प्लस एच बाई आर, एच जब तक आर से छोटा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, और इसीलिए आप सिंपली ये वाली चीज -2 दिया हुआ है तो -2 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस 2h बाई आर आ गया। ठीक है, तो ये भी हमें याद हो गया। अब सवाल पे पहुंच जाते हैं, सवाल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहला सवाल लड्डू सवाल, आसान सवाल। 2 एस्ट्रोनॉट फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशन फ्री स्पेस, ग्रेविटेशन में चले गए, फ्री स्पेस है, आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद देयर स्पेसशिप। ठीक है, भटक रहे हैं स्पेस में, मतलब अब जिंदगी में वो कभी नहीं मिलने वाले किसी को, लेकिन दो साथ में तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो द टू विल ऑलवेज स्टेशनरी, भाई बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों के ऊपर, जैसे मैग्नेट में होता है, मैग्नेट को अगर रख दोगे सामने तो क्या होगा, एक दूसरे की तरफ चिपक जाते हैं, उसी तरीके से ग्रेविटी का फोर्स होता है, वो एक दूसरे को खींचता है अपनी तरफ, एंड देयरफॉर बोथ विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, दूर तो नहीं जाएंगे, दे विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद द म्यूचुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस, नहीं भाई ऐसा तो नहीं कोई रोक के रख रहा है उनको, तो दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, प्यार बढ़ जाएगा उनके बीच में, जैसे ही ग्रेविटी फ्री स्पेस में जाएंगे डर के मारे आपस में प्यार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मैग्नेट की तरह आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल, समझ में आया? यही एक सवाल आया था फोर्स से, बाकी तो सारे फोर्स के बिना ही कर सकते हो। दूसरा सवाल, बॉडी वेज 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अच्छा बच्चों, हर सवाल के लिए पॉज करो, खुद सॉल्व करो और फिर अपना आंसर चेक करो मेरे मेथड से। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ? सिंपल, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी। अगर फॉर्मूला याद है तो हम बोलेंगे भाई एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ क्या हो जाएगा, एम जी दिया हुआ है 72 अपॉन 1 प्लस एच कितना दिया हुआ है भाई, एच दिया हुआ है एट हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस, तो r बाई 2
अपॉन आर, ये कैंसिल हो गया, इसका होल स्क्वायर करना मत भूल जाना। 72 अपॉन, मतलब फॉर्मूला आने के बाद भी अगर ये भूल गए तो भाई ब्लंडर है। 1 प्लस 1/2 क्या होता है? 3/2। 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/4। अब ये सब गलती मत कर देना, 4 ऊपर चला गया, 9 इधर है, 9 से ये कट्टा हो गया, 8, 8 इंटू 4 क्या हो गया? 8 इंटू 4 32। भाई कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है, 32 न्यूटन कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है। मैं बार बार हो सकता है कैलकुलेशन एरर कर दूं, तो मुझे सुधारना आपका काम है। क्या? टीचर को सुधारना किसका काम होता है? बच्चों का। ठीक है, कोशिश करूंगा नहीं करने की, बट सिली मिस्टेक तो आपको पता ही है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, तो मैं भी करता रहता हूं। तो ये 32 न्यूटन हो गया। सिंपल, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो इसमें बार बार सवाल आते हैं। किसमें आया था? 20 में आया था, 17 में आया था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 1 किलोमीटर। अब ये 1 किलोमीटर दे दिया अबव द अर्थ, क्या करेंगे? 1 किलोमीटर क्या करेंगे बताओ जल्दी से, चिल्ला चिल्ला के बोलो भाई। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। अप्रोक्सीमेशन क्या लगेगा? अभी किया था, दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर ऑफ द अर्थ इज सेम एज द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ d इज g1 माइनस d बाई r। और हाइट पे क्या हो जाएगा भाई? हाइट पे होगा अप्रोक्सीमेशन g1 माइनस 2h बाई r। यही होगा मेरे हिसाब से। तो आपने अभी देखा था फॉर्मूला, चेक कर लेना फॉर्मूला, सही कर रहे हो ना? अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे क्योंकि 1 किलोमीटर दिया हुआ है। 1 किलोमीटर का मतलब अर्थ के बिल्कुल पास है। अब अर्थ के बिल्कुल पास है तो ग्रेविटी का इतना चेंज होता नहीं है, तो अप्रोक्सीमेशन लगता है। एंड देयरफॉर इन दोनों को केवल देखोगे भी ना तो समझ में आ जाएगा, डी होता है 2h के बराबर। डी होता है 2h के बराबर। तो भाई ये भी एक रिजल्ट है। अगर वैसे कितने रिजल्ट याद रखोगे, बट ये भी रिजल्ट है, कॉपी में लिख लेना एक तरीके से, कि अगर अर्थ के पास है कोई भी चीज तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर डेप्थ और हाइट पे सेम है, वो कब होगा? व्हेन d इज इक्वल टू 2h। एंड दिस इज ओनली ट्रू, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज ओनली ट्रू, ये केवल और केवल तभी सच होगा व्हेन h जो है इज वेरी 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 स्मॉल देन r। जो रेडियस ऑफ द अर्थ है उससे बहुत बहुत छोटा होगा, तभी ये ट्रू होगा। ओके, तो अब ये सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा भाई? 1 किलोमीटर अगर तो डेप्थ कितना हो जाएगा? d विल बी इक्वल टू 2 इंटू एच। तो मेरे हिसाब से तो ये हो जाएगा, चेक कर लेना आंसर, मैंने तो तरीके बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आंसर आपकी जिम्मेदारी है। हो गया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सवाल ये मैंने थ्योरी में नहीं कराया था, थ्योरी में लिख लेना, ये थ्योरी क्वेश्चन है। ये कब आया था? 16 में आया था। ओके, थ्योरी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हैविंग रेडियस r, द वेरिएशन ऑफ द g। भाई सेंटर पे क्या बोला था मैंने? क्या बोला था बताओ? सेंटर पे g कितना होता है? बोलो सर जी, 0 होता है। सर जी 0 होता है, ये रहेगा। तो ये तो कट्टम हो गया, जी इसकी वैल्यू कुछ दी हुई है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये एक तो मेरा कैंसिल हो गया। अब आपको मैंने अभी बताया था, सेंटर से जैसे ही बाहर जाते हो तो हमने क्या लिखा था? जी आर बाई आर। मतलब ये आर तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये आर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, मतलब उसकी लाइन सीधी होगी। ये इसकी वैल्यू जो है डायरेक्ट इट इज प्रोपोर्शनल, तो ये हो सकता है, ये भी कट्टम हो गया। अब ये हो सकता है। उसके बाद दिया हुआ है जी बाहर निकल गए तो वो होता है जी सरफेस के ऊपर, तो आपको पता ही है, बाहर निकल गए तो होता है 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ऐसे घटता जाता है, विच मीन्स एक हाइपरबोला की तरह ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, कुछ वैसा जाएगा। ठीक है, एक्स वाई, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन तो नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी कट्टम हो गया। स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन होता तो इसकी पावर 1 होती, तो इसलिए ग्राफ ऐसा कुछ होगा। एंड देयरफॉर ये ग्राफ नोट कर लो, G विथ R। ठीक है, मतलब इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, ये हो गया, ये हो गया, आप इसको नोट कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज R। इस जगह पे ये जो है ये R है, इस जगह पे आपको पता है ये होता है, आपको यहां पे पता है G होगा। ठीक है,
मैक्सिमम वैल्यू होगी जी की, और उसके बाद वहां से घटता चला जाएगा। तो ये इस तरीके का वेरिएशन है, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a body weighs 200 Newton, surface of earth, how much it will weigh halfway down to the center of the earth? भाई देखो, वैसे तो डायरेक्टली कर सकता था मैं, फिर भी आपके लिए कर देता हूं, हाफ वे टू द, वैसे इसका तरीका होता है, इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका होता है कि भाई जी जो है सेंटर से, अगर आप देखोगे जी आर बाई आर, एक तरीका ये है, तो जी आर बाई आर का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर 200 न्यूटन सरफेस पे है तो आधे दूर पे क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर तो ये हो गया। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आंसर फॉर्मूला लगा के करना है तो फॉर्मूला लगा के भी कर लो। क्या था वो, था जी 1 माइनस डी बाई आर, और डी कितना हो गया आर बाई टू, तो कर लेते हैं जी इंटू 1 माइनस आर बाई टू आर, ये आर और आर कैंसिल हो गया, हाफ 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा जी बाई टू, तो ये जी बाई टू हो गया। जी बाई टू का मतलब है एम जी बाई टू, अगर वेट पूछा है तो ये एम जी हो जाएगा, ये एम जी हो जाएगा और ये एम जी हो जाएगा, तो एम जी बाई टू मतलब 200 बटे आधा, तो ये हो गया 100 न्यूटन। ठीक है, लॉक कर दें, आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले इंकरेजमेंट, टीचर इंकरेजमेंट, ठीक है। अब आपके पास होता तो आप चाय कॉफी भी पूछ सकते थे, अब यहां पे तो यही है, एक ही तरीका है कनेक्ट करने का, यू गिविंग मी हार्ट, आई टीचिंग यू, ठीक है। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, बोलता है इफ मास ऑफ द सन वेयर 10 टाइम्स, कब आया था भाई 18 में, सब 20 के पहले क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, 20 के बाद तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने बंद हो गए, मतलब आपके लिए नंबर लाने के हैं, मेरे टीचर के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। सो मास ऑफ द सन is 10 times smaller than the 10 times smaller and the universal constant were 10 times larger in magnitude, which of the following is not correct? सन का मास कम कर दिया, हमारे किसी फॉर्मूले में कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। देखते टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगा, टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, यही होता है टाइम पीरियड। तो g जो है, जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम, सरफेस के ऊपर अगर हम बात करें तो ये होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या बदला है, ये मास किसका होता है भाई, मास अर्थ का है ना, अर्थ की बात कर रहे हैं हम, अर्थ, सब कुछ अर्थ की बात कर रहे हैं, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड ये अर्थ की बात कर रहे हैं, रेन ड्रॉप्स ये अर्थ की बात कर रहे हैं, जी ऑन द अर्थ ये भी अर्थ की बात कर रहे हैं। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो अगर मास ऑफ द अर्थ तो नहीं बदला है, रेडियस ऑफ द अर्थ नहीं बदला है, ये क्या हुआ, ये बढ़ गया, तो जी भी बढ़ गया। तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, अगर जी बढ़ता है हमेशा याद रखना, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। तो नीचे वाली चीज अगर बढ़ जाती है तो ये पूरी चीज कम हो जाएगी, एंड देयरफॉर टी विल डिक्रीज, तो इट विल डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है। अगर जी बढ़ गया तो टी डिक्रीज हो गया, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी लेस नाउ, ठीक है, इट विल डिक्रीज। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड विल बिकम मोर डिफिकल्ट, भाई वॉकिंग किसकी वजह से करते हैं, फोर्स की वजह से मत बोल देना, ठीक है, वॉकिंग करते हैं हम फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन क्या होता है भाई, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, और ऑब्वियसली फोर्स लग रहा है, और ये क्या होता है म्यू इंटू एम जी, इसकी वजह से वॉक कर रहे हैं। तो अगर ये चीज बढ़ गया तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और चूंकि फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो हमारा चलना, ये बढ़ गया फ्रिक्शन, यहां पे मैं तो अटक गया था अभी, तो मेरा चलना क्या हो जाएगा, मेरा चलना मुश्किल हो जाएगा और मैं गिर जाऊंगा। तो इसीलिए फ्रिक्शन अगर बढ़ गया तो जी बढ़ गया तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, और मेरा वॉकिंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर, भाई किसकी वजह से नीचे गिरते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ना, पढ़ा ही आपने, v इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 gs, इस तरीके के फॉर्मूले पढ़े थे, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए क्या होता है g, तो g बढ़ गया तो v भी बढ़ गया, तो ये होता है v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए की जगह g लिख देंगे, ठीक है, नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली नीचे का वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो रेन ड्रॉप जो होगा वो फास्टर, या प्लस माइनस लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है,
वो आपके ऊपर है। तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड जो होगा वो इनके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड वो बढ़ जाएगा नीचे की ओर, और रेन ड्रॉप जो है वो तेजी से गिरेंगे। तो ये भी सही बोला है भाई, ये भी सही बोला है। जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज। अब पकड़ में आए हैं, हम पकड़े हैं अब, ठीक है। जी ऑन द अर्थ लास्ट में छुपे हुए थे भाई। जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, भाई काहे नहीं चेंज होगा, जी बढ़ेगा तो जी तो बढ़ेगा ही, मतलब छोटा जी और बड़ा जी, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, इसका नाम रख देते हैं छोटे मियाँ, ये है बड़े मियाँ, तो बड़े मियाँ बढ़ेंगे तो भाई छोटे मियाँ भी बढ़ेंगे ही, ठीक है। तो इसीलिए जी ऑन द अर्थ विल चेंज, ये सही है। अगर ये कटम होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे नॉट दिया है। अब यहाँ पूछा था नॉट करेक्ट। अब बच्चे क्या करते हैं ना भाई, पहला देखा ये नॉट पढ़ा नहीं, ये टिक कर देते हैं, आंसर समझ में आता है कि हमने सही किया था, बट वो क्या हो गया, ब्लंडर ब्लंडर ब्लंडर। लिख लो कॉपी में, अगर किसी ने ये ब्लंडर किया है तो ब्लंडर 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 नहीं करना है ये चीज, ठीक है। तो ये कहानी खत्म हो गई पहले फोर्स और जी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि बहुत मैं डीप में नहीं जाऊंगा, जैसा कि क्रैश की तरह हम कर रहे हैं, तो डीप में क्यों जाएंगे। तो हम पहले फील्ड की बात करते हैं। फील्ड में हम बात करेंगे फील्ड होता क्या है, बिल्कुल जी जैसा होता है। जो भी जी की बात करिए वो फील्ड के लिए भी सही है, बिकॉज फील्ड का फॉर्मूला भी वही होता है जो जी का फॉर्मूला होता है। बट फील्ड से एसोसिएटेड, फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और फील्ड होता है माइनस नेगेटिव, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जी एम, ये देखो अगेन वेक्टर कर दिया ना, यहाँ पे सारा काम खराब कर देते हो वेक्टर करके। इसको सिंपली लिखो, E इज इक्वल टू, वेक्टर नहीं लिखते, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये लिख लेंगे। वेक्टर नहीं लिखना है, और हम नीट वाले बच्चे हैं, वेक्टर हमारे भाई बहनों के लिए ठीक है, जो हमारे कजिन्स जो बोलते हैं नीट कजिन्स आर जेई स्टूडेंट्स, तो उनके लिए सही है, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। ये फील्ड हो गया, बिल्कुल देखो कैसा है, जी की तरह है, बट यहां पे एक नेगेटिव साइन है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहला, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, वैसे तो जी भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, एंड इट इज अट्रैक्टिव, तो एक मास के लिए बोला जाता है। एंड दिस इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ई लिख सकते हैं, जैसे क्यू इंटू ई लिखते थे ना, वैसे फोर्स एम इंटू ई लिख सकते हो। और बिल्कुल इस यहां से आ जाएगा, ई का मैग्नीट्यूड इज एफ बाई एम। ई का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, एफ बाई एम हो गया, मतलब जो मास है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इट इज एफ बाई एम। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लेते हैं, फालतू के इसके बवाल में नहीं फंसते हैं। इसमें बहुत सारा थ्योरी है, बहुत सारा वेक्टर है, नीट में 20 साल में कोई काम का नहीं आया, ठीक है। तो काम की चीजें हम 2 साल पढ़ेंगे, जरूरी है, लेकिन अंत में अगर तैयारी कर रहे हो तो काम की चीजें केवल फोकस, लेजर शार्प फोकस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ना इधर ना इधर, जो काम की चीजें हम वही करेंगे। तो क्या हो गया भाई, सॉलिड स्फीयर के लिए पहली चीज मैंने लिखी है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे ई हमेशा, जी 0 था तो सेंटर पे ई भी 0 है, तो ये तो आपको पता चल गया। अब ई एट अ डिस्टेंस बिल्कुल जैसे जी था, वो हो गया जी एम बाई आर क्यूब इंटू आर माइनस डी, ये आप नोट कर लोगे, जी एम इंटू दिस, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जी एम स्मॉल आर बाई आर क्यूब, ठीक है। जी एम स्मॉल आर, आर माइनस डी को मैं लिख सकता था इस फॉर्म में, आर माइनस डी इज स्मॉल आर, तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि जैसे जैसे मैं सेंटर से इधर की ओर जाऊंगा ई बढ़ेगा, लेकिन ई की कहानी बिल्कुल वैसे ही है जैसे जी की कहानी है। मैं अगर यहां पे खड़ जाता हूं तो नीचे जाऊंगा तो जी ई जो है कम होता जाएगा, सेंटर पे आके 0 हो जाएगा, ऊपर जाऊंगा तो ई घटता जाएगा, सरफेस पे ई मैक्सिमम होगा, तो ई इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस, नीचे जाऊंगा ऊपर जाऊंगा ई घटता जाएगा, ई एट द सरफेस जी एम बाई आर स्क्वायर, ये भी पता है, और ई एट अ डिस्टेंस एच जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां पे बच्चों ये फॉर्मूला था, आपने सबने याद कर लिया होगा, जी का याद कर लिया तो ई भी याद ही रहेगा, जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ई और आर, जैसे अभी आपने जी और आर का ग्राफ देखा था, ई और आर के ग्राफ में केवल एक ही चीज है, जी ऊपर था क्योंकि वहां मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, यहां पे ई में एक नेगेटिव साइन की वजह से
हालांकि दोनों ही सही होना चाहिए, मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो ऊपर ही होगा, बट ठीक है, अगर ग्राफ पूछा जाएगा तो दिस विल बी द राइट ग्राफ। यहां पे E 0 था, फिर बिकॉज नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव की तरफ बढ़ता चला जाएगा, R पे मैक्सिमम उसकी वैल्यू होगी, और उसके बाद वो एक हाइपरबोला की तरह वो इधर की ओर कर्व जो है, पैराबोला तो नहीं हो, हाइपरबोला की तरह वो इधर की ओर कर्व चला जाएगा, एंड इट विल लुक लाइक दिस। यहां के बाद वो आर जब इंफिनिटी होगा, अगर ये चीज इंफिनिटी हो गई, बहुत दूर चले गए हम, तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू 0, मतलब दिस विल बिकम इक्वल टू 0, क्योंकि ये अगर h, ये h होना चाहिए था, यहां h कर लेते, ठीक है, तो h कर लो। अगर ये h इंफिनिटी कर दोगे तो ऑब्वियसली समथिंग बाय इंफिनिटी इज 0, तो ये ग्राफ जो है फाइनली 0 की तरफ चला जाएगा, ठीक है, तो ऐसा दिखेगा आपको ये ग्राफ। तो ये सॉलिड स्फीयर है। हॉलो स्फीयर जो कि आया नहीं है कभी एग्जाम में, बट फिर भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, हॉलो स्फीयर में अगर हॉलो है, जैसे कि आपने चार्जेस में भी पढ़ा होगा, उसके अंदर फील्ड 0 होता है, उसके अंदर फील्ड 0 है, मतलब आपके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा अंदर, ठीक है। तो अगर हॉलो स्फीयर है तो फील्ड 0 है, पूरा का पूरा अंदर फील्ड जो है, अगर ये हॉलो है तो यहां पे E कहीं पे भी 0 है, सरफेस पे वही रहेगा Gm/r², और सरफेस से बाहर जाओगे, मतलब यहां से जैसे ही नीचे गए खट से खत्म E, ठीक है, वहां धीरे 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 खत्म हो रहा था, ठीक है, तीन 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 के मर रहे थे, यहां पे एकदम से खट से खत्म। तो यहां पे अब बाहर जाओगे तो घटता चला जाएगा Gm सेम फॉर्मूला। तो यहां पे अगर ग्राफ आ गया, आया नहीं है, ग्राफ आ गया तो ये तो 0 रहेगा R तक, और उसके बाद फिर वही ग्राफ फॉलो करेगा जैसा कि हमने पिछली बार में देखा था। तो इट विल बी 0 हियर टिल R, और उसके बाद इट विल फॉलो अ हाइपरबोलिक ग्राफ, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, हमने फील्ड कर लिया, फील्ड में दो कॉन्सेप्ट्स कर लिया, एक तो फॉर्मूला कर लिया, और एक फील्ड में हमने क्या कर लिया, फील्ड इज इक्वल टू F/m, ठीक है। अब हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। अगेन फोर्स अगर आपको पता है तो फोर्स से ही एनर्जी डिराइव होता है, एनर्जी का डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, वो अगेन हमारे किसके लिए है, हमारे कजिन्स के लिए है, हमारे जेई वाले भाई बंधु के लिए है, वो करेंगे डेरिवेशन, हम करेंगे फॉर्मूला रटन। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू हमने बोला था, एंड इसी से डिराइव, अगर वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी आर होता है, तो यहां से डिराइव करके फोर्स आपको पता है M1 M2 अपॉन R² होता है, 1/R² का डेरिवेशन करोगे तो आपके पास ये कुछ फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड बिटवीन टू मासेस, दो मास दिया हुआ है जिनके बीच में डिस्टेंस R है, इट इज इक्वल टू माइनस, ये साइन याद रखना, ऑल्दो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बट ये साइन इंपॉर्टेंट है, ये साइन ये बताता है, नेगेटिव साइन असर्शन रीजन में आ सकता है आपके, कि वर्क डन जो है हम इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो करते हैं उससे डिफाइन होता है पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। अगर M2 इंफिनिटी पे था, मान लो इंफिनिटी पे M2 था, यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा, उसका जो वर्क डन होगा उसके लिए हम M2 डिफाइन करते हैं। तो इंफिनिटी इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया जिस जगह पे लेके आए, तो इंफिनिटी से अगर यहां तक लेके आते हो, उसका वर्क डन इज दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो इसीलिए उसका डेफिनेशन में माइनस साइन आता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी है, एनर्जी हमेशा स्केलर होता है, एंड ये नेगेटिव साइन को मत भूल जाना, ठीक है। तो बच्चों यहां तक थोड़ा थम जाते हैं, अभी तक जो भी किया है अगर आपको समझ में आ रहा है तो पहले इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, कर दो फटाफट। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन, मुझे स्पीड तेज करनी है, मुझे स्पीड स्लो करनी चाहिए, थोड़ा और डिटेल में पढ़ाना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। हालांकि अभी डिटेल का समय तो खत्म हो गया, एग्जाम आपके पास है, तब तक हम भी पानी पी लेते हैं, आप भी अपने कमेंट कर दो और शेयर कर दो वीडियो को, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एसी वेसी भी ऑन कर दिया जाए, चलो कर ही देते हैं। ओके चलो, नाउ बेसिकली अब यहां पे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अगर एक्स्ट्रा फॉर्मूला, अगेन मैंने बोला एक्स्ट्रा क्या होता है, जब हम प्रीवियस ईयर करते हैं
जो हम करते हैं प्रीवियस ईयर, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, तो उस प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसी चीजें जो बार बार रिपीट हो रही हैं, उसको फॉर्मूले के रूप में बना के लिख लो कॉपी में, क्योंकि उसको डिराइव करने का टाइम नहीं है नीट वाले बच्चों के लिए, आपके पास समय कम है। जेई वाले बोलेंगे हम तो 25 क्वेश्चन करते हैं, आप तो 45 क्वेश्चन करते हो भाई, तो भाई मतलब दे विल ऑल्सो हैव अ लाफ ना, तो हम कहेंगे भाई हमें तो सब याद है, हमें उतना टाइम की जरूरत ही नहीं, हम ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करेंगे। एक्स्ट्रा फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, एक्स्ट्रा फॉर्मूला इस पे बार बार पूछा हुआ है कि भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन कितना लगता है, या फिर वर्क डन अगर मैंने किया तो व्हाट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर ये दिया हुआ है इन अ स्पेस, तो वहां पे डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, mgh अपॉन 1 प्लस h बाई आर। ठीक है, ये आ जाएगा 1 mgh 1 प्लस h बाई आर। ये फॉर्मूला याद रखना है। mgh तो आपको पता था कि अगर ग्रेविटी अर्थ के पास करते तो mgh होता, कि वर्क डन अगर मैंने मास को उठा के यहां पे रख दिया तो वर्क डन कितना हो गया, mgh। ठीक है, mgh याद है ना, वो mg मतलब mdh वो याद मत कर लेना, mdh मसाले, मैं mgh जब भी बोलता हूं मुझे वही मसाले याद आ जाते हैं। mgh वर्क डन, किसी भी चीज को उठा के यहां पे रख दिया तो mgh हो गया। और चूंकि ग्रेविटी के अंदर अर्थ ग्रेविटेशनल चैप्टर है, बड़े मासेज हैं, तो वहां पे जैसे सरफेस से ऊपर लेके जाओगे डिवाइड करना होगा 1 प्लस h बाई आर से। ठीक है, 1 प्लस h बाई आर से डिवाइड कर दोगे, तो डेल्टा यू वर्क डन इज इक्वल टू दिस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, बट ठीक है, जनरली वो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, mgh अपॉन 1 प्लस h बाई आर आ जाएगा। ठीक है, नाउ कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्क एनर्जी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कि भाई मैं यहां से उठा के उसको दूसरी जगह पे लेके जाता हूं, और आपसे सवाल पूछा हुआ है कि यहां पे यू निकाल लो, यहां पे वी निकाल लो, या यहां पे यू निकाल लो, कुछ इस तरीके का सवाल दिया है, उसका तरीका एक ही होता है कि भाई एनर्जी जितना यहां पे होता है उतना ही एनर्जी यहां पे होता है। जब दोनों जगह की एनर्जी, एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी इज, वर्क डन किया था ना, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये हर जगह पे यहां पे आप देखोगे यहां पे और यहां पे टोटल एनर्जी जो है वो सेम होता है, क्योंकि कोई भी उसको लॉस कराने वाला नहीं होता है जब तक कि इंफिनिटी पे नहीं चला जाए। इंफिनिटी पे जाने का मतलब है सब कुछ जीरो हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट स्केप वेलोसिटी इज, कि राइट हैंड साइड जीरो कर दोगे तो स्केप हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी हमेशा दो पॉइंट के बीच में सेम है, तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया, काइनेटिक एनर्जी हाफ m u1 या हाफ m1 u स्क्वायर प्लस g m1 m2। m1 क्या हो गया, इसका मास हो गया, m2 इस प्लैनेट का मास हो गया, तो हाफ mu स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, माइनस g m1, माइनस लगाया मैंने देखो यहां पे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे, पोटेंशियल एनर्जी 1 पे क्या हो जाएगा, 1 पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ जी m1 m2 बाई आर। ठीक है, इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m1, इसका मास m1 है, इंटू वी स्क्वायर, यहां पे जो वेलोसिटी है, माइनस जो पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस लगाना जरूरी है, तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप जब भी, और r प्लस एच लिखा है यहां पे, है ना, 1 जी m1 m2 r प्लस एच, तो ये अगर आप लगा दोगे तो चीजें सॉल्व कर सकते हो, जैसे हमने पहले किया था वर्क एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम करते चले जाओ। ठीक है, अब सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है डिपेंडेंस ऑन, मतलब सवाल से पहले एक बार पॉज करोगे, आप खुद सॉल्व करोगे और फिर चेक करोगे आपका आंसर सही है कि गलत है। देखो क्वेश्चन, डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड, ये तो अभी करा दिया है तो दोबारा नहीं कराऊंगा। पहला कर्व तो होगा नहीं, जीरो तो सब पे है, 0 0 0 0 सब पे है, तो ऑब्वियसली चारों हो सकता था, लेकिन पहला स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन केवल किस में है, डी और सी में है, तो डी हो सकता है, सी हो सकता है, दोनों ग्राफ बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन हमने बोला था माइनस की वजह से ये वाला ग्राफ हो जाएगा। हालांकि नीट को पूछना चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी की अगर मैं मान लो मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो दिस इज ट्रू, लेकिन ठीक है, अगर बेस्ट ऑफ द ग्राफ दो दिया हुआ है तो मेरे पास सी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, mass of 60 experiences a gravitational force of 10 Newton placed at a particular point. The magnitude of gravitational field intensity
भाई करा दिया मैंने। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, F बाई एम। एफ कितना दिया हुआ है 3, ये कितना दिया हुआ है 60 ग्राम, 60 इंटू 1000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये 2 हो जाएगा, 2 से ये 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50 न्यूटन पर केजी, यही हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर कुछ भी आपको लगता है किसी भी तरीके का सिली मिस्टेक हो गया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। अगर कभी भी कैलकुलेशन सिली मिस्टेक हो जाता है ना, बड़ी बड़े देशों में मैंने क्या बोला, छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, तो ऐसे अगर कोई भी गलती हो रही है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ताकि मैं पिन कर दूंगा उन सब कमेंट्स को, ठीक है। जब इतना सॉल्व कर रहे हैं, और यही सॉल्व करने का, बिकॉज मेरे पास समय की बहुत कमी है बच्चों, आई हैव टन्स ऑफ थिंग्स टू डू, बट स्टिल मुझे पढ़ाना बहुत मजा आता है, एंड आई लव टू टीच। तो मैं कोशिश करता हूं समय निकाल के आप लोगों को, अभी मैं एक बैच भी पढ़ा रहा हूं जो 11th का बैच है, जो 12th में जाएगा, तो मुझे एक्चुअली बहुत मजा आता है। एंड एनीवन हु इज मूविंग फ्रॉम 11th टू 12th एंड वाचिंग दिस वीडियो, अगर अभी तक वेदांतों से जुड़े नहीं हो तो आ जाओ मेरे बैच में। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो, तो यहां तक देख रहे हो तो अच्छा लग ही रहा होगा। A mass taken from Earth's surface to a height equal to the twice of radius of the Earth। भैया हम ऊपर लेके जा रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने रट्टा मारा हुआ है, हम नीट वाले बच्चे हैं। क्या लिखेंगे सीधा सीधा, mgh 1 प्लस, यहां स्क्वायर नहीं होता है, h बाई आर। क्या हो जाएगा भाई mgh, ये तो हमें पता ही है, h कितना दिया हुआ है, h इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, यही दिया हुआ है, तो कर दो mg इंटू 2r, मास हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो बेसिकली 1 प्लस 2r बाई r, r से r कट्टा लग गया, नीचे 3 हो गया, ऊपर 2 रह गया, तो ये हो गया 2/3 mgr है, ठीक है। तो ये आ गया 2/3 mgr, परफेक्टो। आगे बढ़ जाते हैं। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है भाई, एनर्जी बाई एम। हर जगह ना पोटेंशियल वर्ड करके ना ये कंफ्यूज करते हैं, ये नहीं लिखवाया था मैंने, ठीक है, लिख लो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज U बाई एम होता है, जैसे कि हमने F बाई एम की बात करी थी, GM बाई आर हो जाएगा, तो माइनस GM बाई आर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे माइनस GM बाई आर, gravitation at what height from the surface of the earth the gravitational potential gm r plus h, ये दिया हुआ है कितना 5.4 into 10 raised to power 7, and g and the value of g, वो कितना होता है, value of g is gm by r square, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6। ये यहां से डिवाइड कर दो दोनों को, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां माइनस दिया, ये कैंसिल हो गया, डिवाइड कर दिया, जीएम उड़ गया, तो ये आ जाएगा जीएम बाई आर प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई, इधर आ गया जीएम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया 0.9, या फिर ये हो गया 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6, ठीक है। और ये जीएम से जीएम कैंसिल हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू, ओ सॉरी बच्चों, यहां पे भी तो ये आर प्लस एच का होल स्क्वायर ही होगा ना, ये क्यों लिखा मैंने, ये आर, ठीक है, ये हो गया आर प्लस, देखा मैंने बोला था ना कभी तो गलती होनी थी, यहाँ पे आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहां से ये कैंसिल हो गया, आर प्लस एच इतना आ गया। तो अब देखो क्या हो गया हमारे पास, आर प्लस एच इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6, तो एच कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6 माइनस रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। फिर से मुझसे गलती करवाना चाह रहा था भाई, किलोमीटर दिया हुआ है, ये होता है मीटर में सब कुछ, तो इसको भी हमें लिखना है मीटर में, तो 6400 किलोमीटर
इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर होगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसीलिए ये 6.4 इंटू 10⁻³ है, उसमें 10⁻³ और ऐड हो जाएगा, इसीलिए 10⁻⁶ हो गया। तो ये आ गया 9 माइनस 6.4। कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है भाई, कॉन्सेप्ट मेरी जिम्मेदारी है। ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 होता है, तो 2.6 इंटू 10⁻⁶ इतना मीटर। आंसर किसमें दिया है, किलोमीटर। भाई काहे हमसे इतना मेहनत करवा रहे हो भाई तुम। 2.6 इंटू 10⁻³ किलोमीटर हो गया, क्योंकि ये मीटर में है तो किलोमीटर 10⁻³ जो भी 26 जैसा दिखे वो सही होगा। ठीक है, करने की भी जरूरत नहीं है, 2.6 दिखा है 26 जैसा चीज सही होगा। ओके चलो परफेक्टो। अब यहां तक कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट, भाई मैथ्स करवा रहे हैं क्या, ये 13 का सवाल होगा पक्का। देखो पहले के सवाल है, पहले हमसे क्या कराते थे, मैथ्स कराते थे ज्यादा। अभी बढ़िया हो गया है, मैथ्स वैथ्स कम कर दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। Two bodies, 2 kg mass is situated at a distance 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter। भाई छोड़ भी सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ये हो गया, तो भाई ये होता है माइनस GM/R। तो अगर मैं ये करूं GM/R, R क्या दिया हुआ है, मैं लिख सकता हूं 1/1 प्लस 1/2 प्लस, ये सबको ऐड करना होगा, 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन, इस तरीके से। और ये हो गया 1/1, इसको छोड़ भी सकते हो बच्चों, वैसे अब तो आना नहीं है बट ठीक है कर लो, कर रहे हो तो। ये इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ 2⁻², 8 को लिख सकता हूँ 2⁻³ एंड सो ऑन। और ये क्या हो गया, माइनस GM/R होता है, तो GM हमारे पास है दिया हुआ, G के टर्म्स में दिया हुआ है, ये मास दिया हुआ है 2 kg, तो 2G वो हो जाएगा। और ये जो GP बन रहा है यहाँ पे 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, GP का जो सम होता है वो होता है A इन अपॉन 1 माइनस R, और AR होता है, और R कितना है यहाँ पे, हाफ है, क्योंकि देखो 2 के बीच में आप इसको अगर देखोगे तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, फिर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, फिर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। तो ये कितना हो गया, पहला टर्म हो गया 1 इंटू हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ, ये कितना हो गया, हाफ, सॉरी ये नहीं होता, A अपॉन 1 माइनस R होता है। सो बेसिकली ये आ गया आपके पास, माय बैड, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास A अपॉन इतना, ये हाफ, ये आ गया 2, सो हाफ ऊपर गया 2 आ गया, और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा GM, यहाँ पे M दिया हुआ है 2 इंटू G मल्टीप्लाइड बाई, पूरे का सम हो गया 2, और ये आ गया 4 इंटू G। ठीक है, और चूंकि माइनस होता है माइनस लगा दो, सो ये हमारे पास कहीं है आंसर, ठीक है, -4G दिया हुआ है, तो ये आंसर आ गया। सो बच्चों देखो, ये इस टाइप के सवाल अब आने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई, मैं ये नहीं कह रहा कि 0 हो गई, बट प्रोबेबिलिटी, अगर मुझे टेस्ट बनाना है तो मैं इस टाइप के सवाल नहीं दूंगा अभी। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले 2 3 4 एटलीस्ट 4 साल तो हो गए हैं देखते हुए, जब उन्होंने लेवल अपना रिड्यूस कर दिया, स्पेशली जब से NTA टेक ओवर किया है, उन्होंने बहुत मैथ्स की चीजें निकाल दी हैं। जेई में ही नहीं आ रहा, तो अब नीट में कहां से आएगा, है ना। क्या दिया हुआ है भाई, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट हाइट इतना फ्रॉम द सरफेस, टोटल एनर्जी दिया हुआ है। यार ये वाला सवाल ना हम ऑर्बिटल वेलोसिटी के बात करेंगे, ठीक है, अभी नहीं करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि थोड़ा बहुत ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पता होना जरूरी है, फिर हम ये कर लेंगे। ठीक है, फिर वापस आएंगे हम इस पे। वर्क डन टू रेज अ मास फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट h which is equal to the radius of the earth। लल्लू क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन। 19 देखो, कहा ना मैंने, जैसे 19 दिखे 20 दिखे चेहरा खिल जाता है, क्योंकि सवाल आते हैं लड्डू। भाई वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू, अभी हमने किया mgh 1 प्लस h/r, h कितना दिया हुआ है, h r के बराबर दिया हुआ है, सो mgr 1 प्लस r/r विच इज 1, तो ये हो गया mgr/2। ठीक है,
आगे हम यहीं पे स्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल, तो वो क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे इसको करने के बाद। सबसे पहले स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है भैया? स्केप नाम में ही लिखा हुआ है, स्केप कर गया, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को स्केप कर गया। तो जितनी एनर्जी अर्थ के सरफेस पे थी वो सब खत्म हो गई, क्योंकि वो स्केप कर गया, अब उससे मतलब ही नहीं है। तो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? 0। अर्थ के सरफेस पे एनर्जी कितनी थी? हमने क्या बोला था? काइनेटिक एनर्जी, कुछ तो दोगे उसको, और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि अर्थ के सरफेस के ऊपर है, तो ये आ जाएगा माइनस, ये हाफ mu स्क्वायर माइनस GMM अपॉन R, और इसीलिए स्केप आ जाएगा 2GM/R। इंटरेस्टिंगली, मान लो अगर मैं अर्थ के, ये है हमारा स्पेस, और स्पेस पे हमारे कुछ वो हैं, हमें पता है ना स्पेस पे हम लोगों ने वो बनाया हुआ है, कुछ कुछ अपना तामझाम बनाया हुआ है जहां से हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। वहां से अगर रॉकेट लॉन्च किया, मतलब किसी हाइट से लॉन्च किया, तो फिर से फॉर्मूला वही हो जाएगा। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इतनी, माइनस जी स्मॉल m इंटू एम अपॉन, यहां पे अब क्या हो जाएगा? r की जगह हो जाएगा r प्लस h। तो अगर मैंने अर्थ के सरफेस से नहीं लॉन्च करके मैंने सैटेलाइट को किसी h हाइट से लॉन्च किया, तो बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2gm अपॉन r प्लस h का अंडर रूट हो जाएगा, अगर मैंने किसी भी हाइट h से थ्रो किया। ये आ सकता है, ठीक है? तो अर्थ से फेंका तो 2GM/R हो जाएगा, अगर अर्थ के सरफेस किसी एक हाइट से फेंका तो 2GM/R प्लस h हो जाएगा। तो अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने लिखा है कि भाई किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है असर्शन रीजन के लिए। अगेन, अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं जो बोलता हूं यहां पे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे असर्शन रीजन आ सकता है, ये सारा मैं लेक्चर के बाद, अगर आप लेक्चर देखोगे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पे इससे मिलता जुलता सिमिलर क्वेश्चन हर चैप्टर में 20 क्वेश्चन दूंगा लगभग, और वो 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे उसी से सवाल आने वाले होंगे पक्का, ठीक है? मतलब ऑलमोस्ट उसी से आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली रिपीट हो रहे हैं ना चीजें, और होती है नीट में, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है उससे आने की। वो 20 सवाल कर लो, ये 20 सवाल कर लो, यहाँ पे 20-22, तो आपका बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नाउ डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? मास ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट के मास पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। जो प्रोजेक्ट कर रहे हो रॉकेट सैटेलाइट, उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। फिर किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड। अर्थ के सरफेस से किया तो केवल r था, अर्थ के किसी हाइट h से किया तो r प्लस h हो गया, तो उस पर डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड नहीं करता? एंगल, किस पे एंगल पे फेंक रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो, इट डज नॉट मैटर, ठीक है? तब भी इंटरेस्टिंग है कि हम एक कर्व पे हमारा रॉकेट जाता है। वो एक क्वेश्चन एक मैंने शॉर्ट बनाया था, चलो इसके साथ शॉर्ट भी लॉन्च कर दूंगा वाला, ठीक है? कर्व पे क्यों जाता है वो? वर्टिकल, मतलब यूजुअली हम वर्टिकल भेजते हैं, बट कर्व पे देयर इज अ कॉन्सेप्ट एंड आई हैव डन अ शॉर्ट, तो वो मैं एक बार शेयर कर दूंगा, अभी काम की चीज नहीं है, ठीक है? उसको हटाते हैं। स्केप वेलोसिटी में इतना ही। स्केप वेलोसिटी का मतलब है स्केप कर गया अर्थ के एटमॉस्फेयर को, मतलब इनिशियल एनर्जी जो थी उसको हम इक्वेट करेंगे फाइनल एनर्जी 0 से बराबर, और अगेन इक्वेट करके फॉर्मूला आएगा, हमें उससे मतलब है, रट्टा मार लो 2GM/R। 2 इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार हाईलाइट कर लेना। स्केप वेलोसिटी में 2 आता है, क्योंकि स्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कंफ्यूज करते हो आप लोग, तो स्केप वेलोसिटी में 2 आता है, 2GM/R। स्केप स्केप करना है तो दुगुना मेहनत करना पड़ेगा भाई, तो इसीलिए उससे याद रखना कि स्केप हमेशा ऑर्बिटल से ज्यादा होगा, दुगुना नहीं होता, √2 होता है। तो स्केप वेलोसिटी इज 2GM/R का अंडर रूट। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी तो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है कि इसके चारों ओर अगर कोई चीज घूम रही है, तो ये अगर रेडियस r है, सेंटर से लिया है मैंने, देख लो, इसको मैं तोड़ भी सकता था, इट कैन बी r, इट कैन बी h। तो क्या हो जाएगा? हमें पता है जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है वो क्या होता है? mv²/r होता है, एंड देयरफॉर दिस इज द ऑर्बिटल। ये हो गया v0। अगर वेलोसिटी इधर की ओर है, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी इधर की ओर है, ये v0 हो गया, तो mv0², सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उससे कैलकुलेट करके आ जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू √GM/R, ठीक है? दिस r कैन बी रिटन डाउन एज, ये r को मैं लिख सकता हूं कि r प्लस h, ये भी लिख सकता हूं, ठीक है?
तो दिस इज r प्लस एच, ये भी लिख सकता हूं। एंड देयरफॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी को gm बाई आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो ये हमने जी आर डैश ले लो, r प्लस एच लिख सकते हो आप यहाँ पे, ये इस तरीके से मत लिख लेना, r डैश लिख दिया मैंने। तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट जी एम बाई आर, इसको अभी रहने दो, ठीक है। नाउ टाइम पीरियड, तो ये समझ में आ गया आपको कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू, कैसे निकाला हमने, फोर्स लिखा सेंटर की ओर mv स्क्वायर बाई आर, एंड देयरफॉर gmm बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv नॉट स्क्वायर बाई आर, और हमने ये लिख दिया, ठीक है, gm बाई आर, यही आप रखना है याद, ठीक है। नाउ टाइम पीरियड हमने लिख दिया, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, इस पे एक सवाल आया हुआ है, इसको याद कर लेना अच्छे से बच्चों। टाइम पीरियड होता है सिंपली 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन वेलोसिटी, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ अपॉन वेलोसिटी, 2 पाई आर वेलोसिटी हमने लिख दिया, जी एम का अंडर रूट, आर का अंडर रूट ऊपर चला गया, एंड देयरफॉर 2 पाई बाई अंडर रूट जी एम, ये वैल्यू याद रखना, इंटू आर रेस टू पावर 3/2, ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, एंड देयरफॉर टी स्क्वायर जो होता है, अगर स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, तो टी स्क्वायर हमेशा आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। इस पे भी सवाल आया है, इस पे भी सवाल आया है, और इस पे भी सवाल आया है, ये तीनों फॉर्मूले पे सवाल आते रहे हैं, तो आपको ये तीनों फॉर्मूले घोटने। तो अभी तक कुल मिला के आप देखोगे तो इस चैप्टर में हमने 10 फॉर्मूले के आसपास किए, सवाल उसी के अराउंड आते हैं, 20 सवाल आए हैं, 10 फॉर्मूले हैं, आपको उसी को घुमा घुमा के सवाल पूछे जाएंगे, अभी भी वही पूछा जाएगा। यहां से कुछ कुछ चीजें इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट, उस पर डिपेंड ही नहीं करता, बहुत बड़ा मास करो, छोटा मास करो, डेब्रिस करो, अगर कोई डेब्री है जो बोलते हैं पत्थर घूम रहा है, या कोई ऐसा मेट्रॉइड जो हमारे अर्थ पे आके टकरा जाता है, वो अगर अर्थ के चारों ओर घूम रहा है या किसी प्लैनेट के चारों ओर घूम रहा है, वो छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, सब पे ऑर्बिटल वेलोसिटी तो इतनी ही लगेगी, ठीक है। डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, तो ऑब्वियसली डिक्रीजेस, ये अगर बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा, तो जितनी दूर ले जाओगे ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो कम लगेगा, मतलब कम वेलोसिटी से मूव करेगा, बिकॉज ऑर्बिटल वेलोसिटी नीचे वाली चीज अगर बढ़ती है तो ऊपर वाली चीज घटती है, और पास रखोगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी, जल्दी जल्दी मूव करेगा। तो हम इसी तरीके से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को मेंटेन करते हैं, ताकि उसकी जो स्पीड है वो अर्थ के रोटेशन के स्पीड से मैच कर जाए, तो हमें डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वो डिस्टेंस निकल जाएगा तो हमारा ऑर्बिटल स्पीड भी आ जाएगा, उसी ऑर्बिटल स्पीड पे हम उसको रखते हैं, ताकि वो जियो स्टेशनरी ऑलमोस्ट एक पोजीशन पे अर्थ के साथ साथ मूव करता रहता है, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड जियो, मतलब जियो मतलब अर्थ से रिलेटेड चीजें, स्टेशनरी आपको समझ में आता है, रुका हुआ, अर्थ के किसी सरफेस के साथ रुका हुआ, उसी के साथ साथ मूव कर रहा होता है, एंड दीज आर यूज्ड टू यूज अंडरस्टैंड वेदर कंडीशंस, ठीक है, वेदर की कंडीशंस और बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं, एंड डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट, जिस प्लैनेट के अराउंड घूम रहा है उसके मास पे डिपेंड करता है। सवाल करने से पहले मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग तब तक एक ब्रेक ले लो, 2 मिनट 1 मिनट जो भी ब्रेक लेना है, और तब तक सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो, ठीक है। Escape velocity from the Earth's surface is v. The escape velocity from another planet. Escape velocity क्या बोला था भाई हमने? लिख लेते हैं 2gm. Escape velocity यही था ना? by r. ये लिखा था 2gm by r. अर्थ के सरफेस से escape velocity इतना है. The escape velocity from another planet having radius 4 times that of Earth and same mass density. बढ़िया। अब यहां पे मास डेंसिटी है, ये तो फॉर्मूला हमने लिखा नहीं है भाई, तो इस फॉर्मूले को वापस से लिख लेना, मास डेंसिटी के टर्म्स में ही, क्वेश्चन मैं बार बार बोलो ना, इसके टर्म्स में आता है। तो मास डेंसिटी का मतलब हो गया, अगर मुझे ये देखना है तो मास होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम, इनटू डेंसिटी, ये मुझसे डिराइव करवाना ही चाह रहा था, ठीक है, मुझे जेई वाला टीचर बनाने की कोशिश कर रहा था। तो अब ये अगर हम कर देंगे तो gm बाई आर हो गया, तो अब यहां से हमारे पास आ जाएगा 2g मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी अपॉन आर, ये कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास आ जाएगा
8g/3 पाई रो इन, ये अंडर रूट हो गया इनटू आर, बाहर हो गया, ठीक है। डेंसिटी अंदर हो गया, आर बाहर हो गया। तो अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, रेशियो पूछ रहा है, तो मुझे इतने फॉर्मूले की याद करने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दूंगा स्केप वेलोसिटी ऑन प्लैनेट 1 अपॉन स्केप वेलोसिटी ऑन प्लैनेट 2। ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, क्योंकि अंदर वाला फॉर्मूला कौन याद रखे। तो हम ये लिख लेंगे R1 बाई R2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी 1 बाई डेंसिटी 2। तो क्या दिया हुआ है, हैविंग द सेम मास डेंसिटी, भाई ये तो कैंसिल हो गया, दोनों का मास डेंसिटी सेम है, और रेडियस कितना है, रेडियस है 4 टाइम्स, तो भाई ये हो गया 4 टाइम्स द अर्थ रेडियस। तो हम लिख देंगे 4 वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी फ्रॉम अनदर प्लैनेट बाय स्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। ये कैंसिल हो गया, एंड देयरफॉर प्लैनेट पे 4 गुना स्केप वेलोसिटी लगेगी, 4 टाइम्स लगेगा स्केप वेलोसिटी, क्योंकि मास डेंसिटी सेम है। तो हमने मास डेंसिटी सेम है उसे डिवाइड कर दिया। तो फॉर्मूला याद हो गया, फॉर्मूला हो गया v1 by v2 इज इक्वल टू r1 by r2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ ρ1 by ρ2। नोट करो कॉपी में फटाफट, ये स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको नोट करना है कॉपी में। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेशियो ऑफ स्केप वेलोसिटी ऑफ एट द अर्थ टू द स्केप वेलोसिटी एट द प्लैनेट वाज रेडियस एंड मीन डेंसिटी। फिर से पूछा है कब, 16 21, 16 में पूछा था, 21 में पूछा है। तो देखो भाई रिपीट कर रहा है ना हर बार, देखो ये सारी चीजें ना कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो स्केप वेलोसिटी, आप तो हम वो हो गए एक्सपर्ट हो गए। तो वी स्केप वेलोसिटी किसका पूछा है, मीन डेंसिटी पूछा है, रेशियो ऑफ स्केप वेलोसिटी, रेशियो पूछा है। तो भाई किसका, वीई अर्थ बाय वीपी, ये पूछा है। ये हम लिख देंगे पहले फॉर्मूला, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द प्लैनेट इनटू डेंसिटी ऑफ द अर्थ, डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द अर्थ क्या दिया हुआ है, whose radius and mean density are twice that of the earth, तो twice है भाई। तो ये हो जाएगा 1, ये आर ई लिख देते हैं, और इसका ट्वाइस आर ई हो गया, ठीक है। रेडियस भी ट्वाइस है और मीन डेंसिटी भी ट्वाइस है, तो ये ट्वाइस कर देते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये कितना आ गया 1/2√2, ये आ गया। सो 1:2√2, ये ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट था, देख लेना। कर दिया ना, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, लड्डू क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, सब हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखो, सब हो जाएगा। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए कब का है, 21 का है। अच्छा 21 में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखिए हलवा क्वेश्चन है कि नहीं। प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u व्हिच इज kve, स्केप वेलोसिटी से का रिलेशन दिया हुआ फ्रॉम अ सरफेस ऑफ द अर्थ, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल। मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल निकालना है आपको। तो ये तो सिंपली, अगर मैं मैक्सिमम हाइट की बात करूं तो आपको फॉर्मूला पता था मैक्सिमम हाइट का। सिंपली जब हम एक पार्टिकल को उछालते थे कि मैक्सिमम हाइट क्या होता है, v² बाई, बता दो फटाफट, चलो याद कर लो, उससे भी हम इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं। तो ये दिया हुआ है कि अर्थ के सरफेस से मैंने भेजा किसी हाइट पे, h हाइट पे, और अब यहां पे मैक्सिमम हाइट कितना होगा, यहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो अब यहां पे लिख लेते हैं हाफ m(u²), ये हो गया, माइनस gm(m)/r, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यहां पे 0, यहां पे आ जाएगा माइनस gmm/r प्लस h, ठीक है। और यहां पे दिया हुआ है वेलोसिटी, दिया हुआ है kve, तो हम लिख लेते हैं हाफ m kve, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो k², और स्केप वेलोसिटी क्या होता है, 2 × g × m/r, ये होता है स्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से ये 2 कैंसिल हो गया, और हमारे पास आ गया k² gmm/r माइनस gmm/r इज इक्वल टू माइनस ऑफ gmm/r प्लस h, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम यहां से कर लेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, h निकालना है, gmm हर जगह कैंसिल हो गया, ये हम अब कर लेते हैं।
सो आर प्लस एच को इधर ले जाएंगे और ये मेरे पास आ जाएगा क्या, के स्क्वायर माइनस 1, आर इधर आ गया माइनस, और ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 एंड देयरफॉर अब देखो यहां से एच इज इक्वल टू माइनस आर के स्क्वायर, क्या कुछ तो गलती कर दी मैंने, के स्क्वायर, सॉरी सॉरी मेरे बच्चों, सॉरी सॉरी, बहुत छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, तो टीचर भी गलती कर सकता है भाई, टीचर भी इंसान ही है। के स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस एच, आर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, एंड इज इक्वल टू माइनस आर, ये आ गया। तो यहां पे कर लो भाई, आर के स्क्वायर, वैसे तो मैं एक साथ कर सकता हूं एज ए टीचर, बट मैं आपकी तरह करना चाहूंगा, प्लस एच के स्क्वायर माइनस एच इज इक्वल टू माइनस आर, ये कैंसिल हो गया एंड देयरफॉर ये आ जाएगा हमारे पास आर के स्क्वायर, कुछ ऐसा दिख रहा है ऊपर, आर के स्क्वायर कहां दिख रहा है भाई, आर के स्क्वायर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तीनों में दिख रहा है, पहले वाले में नहीं दिख रहा, तो ये तो कैंसिल हो गया। आर के स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एच 1 माइनस के स्क्वायर एंड देयरफॉर एच इज इक्वल टू आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे तो मैं इसका शॉर्टकट भेजूंगा टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, इसका शॉर्टकट बताऊंगा, बट टेलीग्राम पे आना, टेलीग्राम पे आओगे तभी शॉर्टकट बताऊंगा, कुछ तो तुम मेहनत करो तभी मैं मेहनत करूंगा तुम्हारे लिए। इसका शॉर्टकट है, देखते ही मुझे आंसर पता चल गया था, शॉर्टकट था, बिकॉज जैसे एक पार्टिकल को हवा में फेंकते हो मैक्सिमम हाइट पे जाता है, तो भाई उसमें बदलना क्या है, केवल जी तो बदलना है। ठीक है, तो वो करके हम कर सकते हैं, आप ट्राई करो खुद से, बट मैं टेलीग्राम पे इसका शेयर कर दूंगा, बट टेलीग्राम पे आना जरूर। ठीक है, यहां तक पहुंचे होगे तभी आओगे ना, बहुत सारे बच्चे तो आते हैं स्क्रॉल करने लग जाते हैं यूट्यूब पे, टाइम वेस्ट हो जाता है, इसीलिए मैं यूट्यूब नहीं बोलता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं भाई कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो लास्ट में, अगर नंबर नहीं आ रहे हैं तो ये यूट्यूब पे करने से टाइम वेस्ट होता है। यहां तक देखो, अगर जो बच्चा देख रहा है ना उसको यूट्यूब करना चाहिए। और कुछ लेजेंड होंगे वो बोलेंगे मैं तो यही देखने आया था, बढ़िया है, फिर आप भी यूट्यूब ही करो। एंड ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्ट्रॉन्ग देन, 14 में आया होगा पक्का है, देख के ही लग गया था मुझे, लाइट कैन नॉट स्केप फ्रॉम इट। भाई कहां से याद रखोगे इस चीज को। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मैं वैसे भी हटा सकता हूं, इग्नोर कर सकता हूं। ठीक है, टू व्हाट अप्रोक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ हैव, मैं केवल इसका फॉर्मूला बताऊंगा, सॉल्व खुद कर लेना, वैसे डिफिकल्ट नहीं है। ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्ट्रॉन्ग देन इवन लाइट कैन नॉट स्केप फ्रॉम इट, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इतना ज्यादा है कि लाइट आके वो बाहर नहीं जा सकता है। टू व्हाट अप्रोक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ हैव टू बी कंप्रेस्ड टू बी अ ब्लैक होल, मतलब लाइट, हमारे ये पता है स्केप वेलोसिटी क्या होता है, स्केप वेलोसिटी होता है, स्केप वेलोसिटी होता है क्या, जी एम बाई, हमें ये पता है 2gm बाई आर होता है स्केप वेलोसिटी। अगर लाइट की स्पीड के बराबर स्केप वेलोसिटी हो जाए, मतलब लाइट की स्पीड के बराबर, किसी भी प्लैनेट पे लाइट के स्पीड के बराबर स्केप वेलोसिटी हो जाए तो बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो देयरफॉर आई विल हैव टू एक्चुअली मेक इट टू सी, मतलब जो लाइट की स्पीड होती है हम उसके बराबर कर देंगे स्केप वेलोसिटी को, तो वी विल गेट टू व्हाट अप्रोक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ, इसका मास दिया हुआ है, कितना रेडियस होगा कि ये इसके बराबर हो जाएगा, ये आप होमवर्क करो, इसका भी आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑन टेलीग्राम। अगर आप करोगे तो मैं टेलीग्राम पे सॉल्यूशन दूंगा, अगेन सॉल्व करना है, मैथ्स है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, बट तरीका यही है कि जब भी कोई चीज आएगा और वो अर्थ से स्केप नहीं कर सकता, मतलब कि उसकी फाइनल एनर्जी वहीं पे, मतलब जो भी आया कहीं से भी आया स्केप करके आया ना, अर्थ पे आके रह गया, मतलब किसी भी ब्लैक होल में रह गया, तो उसकी स्पीड किसके बराबर होनी चाहिए, स्केप वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। फाइनली लास्ट टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ। ठीक है, केपलर जी ने 3 लॉ दिए थे हमें, जिसमें से पहला लॉ तो ठीक है, बहुत हमारे काम का नहीं है, अभी नीट के एग्जाम के हिसाब का नहीं है, बट असर्शन रीजन में कहीं आ सकता है कि कोई भी प्लैनेट जो है सन के चारों ओर ऑर्बिटल, मतलब जो उसकी ऑर्बिटल कह रहा हूं,
जो उसका जो पाथ होगा वो क्या बोलते हैं उसको, एलिप्टिकल पाथ होगा, एलिप्स की तरह होगा, अंडे की तरह होगा उसका शेप। ठीक है, तो केपलर का पहला लॉ तो ये था। दूसरा लॉ उन्होंने कहा कि भाई अगर वो घूम रहा है कभी भी तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब इक्वल एरिया जो है वो इक्वल टाइम में कवर करेगा। मतलब अगर मैंने अंडा बना दिया और मैंने बोला कि भाई अगर सन यहां पे है, अगर प्लैनेट यहां पे है, तो इस समय इसकी वेलोसिटी इतनी होगी और एंगुलर मोमेंटम जो होगा इसका होगा mv0r। इस जगह पे इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो कुछ mv और यहां पे जो नया r होगा वो हो जाएगा, और इस जगह पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी mv कुछ v1 कुछ r1। ये सब बराबर होंगे सच दैट कि जो एरिया इसने स्वीप किया, मतलब इतने देर में जो एरिया स्वीप किया उतना ही एरिया उतने ही टाइम में यहां पे कवर करेगा। तो ये हो गया सेकेंड लॉ। और थर्ड लॉ तो अभी आपने किया भी था। थर्ड लॉ बोलता है कि भाई टी स्क्वायर जो होता है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, डिराइव किया था उन्होंने, और यहां पे आर हो गया ए के बराबर होता है, सेमी मेजर एक्सिस के बराबर। तो ये उन्होंने बताया था। इसी के बेसिस पे सवाल आते हैं, नोट करना चाहते हो नोट कर लो। केपलर के तीनों लॉ, ईच प्लैनेट मूव्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट जिसमें सन फोकस में होता है, रेडियस जो होता है वो इक्वल एरिया इक्वल टाइम में करता है। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब मैंने येलो में लिखा है, उसका मतलब होता है कि भाई एरियल वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब कि एरिया किसी भी टाइम में अगर कुछ कवर करेगा वो हमेशा ही एरिया कवर करने वाला जो टाइम होता है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब इन इक्वल टाइम 1 घंटे में जितना एरिया कवर किया इस साइड भी 1 घंटे में उतना ही एरिया कवर करेगा। सो dA by dt इज इक्वल टू कांस्टेंट बिकॉज इट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m एंड देन स्क्वायर ऑफ द जैसा मैंने बताया इज इक्वल टू दिस। आप इसको इससे भी रिलेट कर सकते हो, अज्यूमिंग सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये चलेगा आपका यहाँ पे। तो स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, ये 3 लॉ है, नोट कर लिया होगा अभी तक। अब आते हैं हम यहाँ पे पहला सवाल केपलर लॉ पे, 18 में आया था। दिया हुआ है ए बी सी 3 पोजीशन है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है, देख के भी बता सकते हो भाई। जहां पे रेडियस ज्यादा, देखो स्पीड जो होता है ऑर्बिटल स्पीड, अभी आपने बोला था ना ऑर्बिटल स्पीड क्या था gm/r, तो इसका मतलब है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ r। तो अगर r ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगा, कम। सबसे कम कहां होता है, a पे r होता है, तो यहां पे सबसे ज्यादा स्पीड होगा, va इज हाईएस्ट। vc क्या होगा, vc इज द लोएस्ट, और फिर vb होगा। तो अगर a हाईएस्ट है तो काइनेटिक एनर्जी a पे क्या होगा, हाईएस्ट होगा, एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी a पे हाईएस्ट होने का मतलब है a पे हाईएस्ट है, c पे लोएस्ट होगा एंड b पे उसके बीच में लाई करेगा। तो आंसर देखते ही आप बता सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे तरीके से करते हैं, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी कर सकता हूं इस चीज को, कि भाई हमने पिछले लेक्चर में किया था कि काइनेटिक एनर्जी इज L²/2I, चूंकि L कांस्टेंट होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब जहां पे लेंथ आपको पता है जितनी दूरी होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, जितना मास रोटेशन के एक्सिस से दूर होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीस्ट, यहां पे मैक्सिमम, और यहां पे उसके बीच में लाई करेगा, एंड देयरफॉर बिकॉज ये डिस्टेंस लीस्ट होता है, एंड देयरफॉर डायग्राम पे मत जाना, तो ये डिस्टेंस लीस्ट होता है। सो देयरफॉर इसमें यहां से भी देख के बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ए पे सबसे ज्यादा होगा और सी पे सबसे कम होगा। बहुत सारे तरीके, किसी से भी कर लो। नाउ ये क्या दिया हुआ है भाई, के बाप रे, इतना बड़ा सवाल देख के ही मैं छोड़ दूं। केपलर थर्ड लॉ स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, पढ़ता ही रह जाएगा बच्चा, is proportional to the third power to the average distance between r t square is equal to k r cube, where k is constant, is the mass of the sun and the planet is this. Newton law ये दिया हुआ है, gravitational relation between g and k is described as, भाई कहीं तो पाई स्क्वायर होगा ही, तो b और c दिख रहा है मुझे, देखे क्या है अभी, क्या था हमने, t is equal to
कुछ फॉर्मूला किया था, फॉर्मूला तो मुझे याद रहता नहीं है वैसे, तो आपको याद रखना है, मुझे नहीं रखना है। 2 पाई/√gm ये था, 2 पाई/√gm। भाई मेरा काम है डिराइव करना। मैं देखो जेई वाला बच्चा था तो रट्टा कम मारता था, लेकिन अब नीट वाला टीचर हूं तो मुझे भी रट्टा मारने की आदत हो गई। ये हो गया A3/2, ठीक है, ये था। अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये दिया हुआ है, तो इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर लो पहले। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले स्क्वायर कर लो। टी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पाई² A³ तो ये दिया हुआ था T²=R³, ये दिया हुआ था। तो ये पूछा हुआ था कि भाई ये K है, तो K=4 पाई² ये आएगा K का रिलेशन। K=4 पाई² M भी है, तो ये आ जाएगा GM 4 पाई², ये आंसर आ जाएगा। ये याद रखना भैया, मतलब इसमें सवाल कब आया था भाई, 15 में आया था। इतना बड़ा तो नहीं पूछते हैं, बट ठीक है, याद रखना ये रिलेशन याद कर लो ना, ये और ये 12-13 फॉर्मूले हो जाएंगे यार, ठीक है। 100-200 फॉर्मूले याद करना ज्यादा बेटर है, पूरा चैप्टर पढ़ने से तो बेटर है कि 100-200 बार बार घोटते रहेंगे हम सारे चैप्टर्स के फिजिक्स का सबसे अच्छा तरीका है फॉर्मूला घोटते जाओ और पीवाईक्यू करते जाओ। 2 बार 3 बार 4 बार करोगे ना, आपका फ्लूइडिटी बढ़ जाएगा। और साथ साथ में मैं जेई मेन के कुछ अच्छे सवाल जो मुझे लगते हैं नीट के में आ सकते हैं, क्योंकि अभी पिछले 2 साल में जेई मेन भी नीट के बराबर आता जा रहा है। मतलब नीट यही है, नीट थोड़ा नीचे गया, जेई मेन धार से नीचे आया, इसके बराबर पहुंच गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप कर सकते हो, 22 और 23 के सवाल कर सकते हो। हमने किताब भी एक लॉन्च किया था जिसमें 22-23 के सारे सवाल है जेई मेन के, आप देख सकते हो अमेजोन पे। बट उसमें सेलेक्टेड सवाल, सारे सवाल करने की जरूरत नहीं, बट 70% सवाल जो है नीट के लेवल के। एनीवेज, ओह खत्म हो गया भाई साहब, मतलब फाइनली हमारा चैप्टर खत्म हो गया। तो एक बार क्विकली सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं, सारे फॉर्मूले दोबारा से दिमाग में डाल लेते हैं, ठीक है, एक एक करके पीछे से चलते चलते। सबसे पहले एक बार रिवाइज करें, केपलर लॉ 3 लॉ कहता है, 3 लॉ क्या बोलता है कि सारा प्लैनेट जो है वो सैटेलाइट कहां से आता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है सन के चारों ओर, सन एक फोकस पे होता है। दूसरा बोलता है कि भाई इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल टाइम, उससे क्या डिराइव होता है, उसे डिराइव होता है कि भाई एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड होता है। तो dA/dt इज रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम L/2m। L/2m का मतलब है, मतलब MVR यहां लिख सकते थे, MVR sin थीटा, और ऑब्वियसली वहां से MVR जो है आपका m करोगे तो m से डिवाइड हो जाएगा। MVR sin थीटा इज एंगुलर मोमेंटम, आपको पता है R×P होता है। R×P का मतलब क्या होता है, MVR sin थीटा, तो वो एंगुलर मोमेंटम था, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m हो जाता है यहाँ पे। एंड स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला आया हुआ एग्जाम में, तो इसलिए मैंने शायद लिखा भी था ये फॉर्मूला, है ना, ये वाला, इसको लाल से कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप टीचर के भी दिमाग में रट्टा मारना होगा, क्योंकि आया हुआ है तो मेरे को भी रट्टा मारना होगा भाई। तो 2 पाई करता हूं, मैं भी रट्टा मारता हूं, 2 पाई/√gm A3/2, ठीक है। T = 2 पाई/√gm A⁻³ T² = 4 पाई² gm A⁻³, ठीक है। याद हो गया, आपको भी याद हो गया होपफुली। अब चलते हैं हम, हैं ये क्या हो गया, कीप भाई कीप, ठीक है, डिस्कार्ड नहीं करेंगे, कीप आपको भी देना ना। ये तो पूरा ये बोलता है कि हो गया टाइम, भाई सर टाइम हो गया, जाओ जाओ यहां से, चलो एनीवेज। तो अब एक बार क्विकली सारी चीजें करें, यहाँ 6 चीजें लिखी है, 6 चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है भाई, फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लगता है। सबसे पहली चीज बोलता है कि फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लगता है, F इक्वल एंड ऑपोजिट लगता है। दूसरी चीज यहां पे बोलता है F = Gm1m2/r², हमें इससे मतलब है, इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें वेक्टर से मतलब नहीं है। एंड इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब दो पार्टिकल अगर स्पेस में रखे हुए हैं तो इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है Gm/r²। और हमने बोला था कि भाई सरफेस के यहां पे पोल पे अगर रहेंगे तो पोल से ऊपर जाएंगे, पोल से नीचे जाएंगे तो आपका जी कम होगा, और पोल से इधर जाएंगे, पोल से लेफ्ट या राइट जाएंगे तो भी हमारा जी घटता जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या था, इक्वेटर पे जो है, इक्वेटर पे क्या हो जाएगा जी,
इक्वेटर पे जी मिनिमम होगा सरफेस के ऊपर और पोल पे मैक्सिमम हो जाएगा। और फॉर्मूला आपको याद है कि H इज इक्वल टू, हम लोगों ने बोला था जी, इससे हमने डिवाइड कर दिया था 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। जब नीचे चले जाएंगे डेप्थ में जाएंगे तो G इंटू 1 माइनस डी बाई आर हो जाएगा, और जब घूम रहे होंगे तो G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला किया था हमने। फिर वेरिएशन ऑफ G हमने ये कर लिया, ये वेरिएशन ऑफ G कि भाई नीचे जाओ, ऊपर जाओ, साइड में जाओ, लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, पोल पे खड़े हैं तो हर समय G घटता चला जाएगा, दिमाग में डाल लो इसको। फिर हमने बोला कि भाई इससे जो तरीका होता है mg डैश, अगर एक प्लैनेट पे mg है तो दूसरे प्लैनेट पे mg डैश विच इज इक्वल टू mg अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, यही बताया था फॉर्मूला में। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल, हमने बोला फील्ड जो होता है F बाई ई होता है, ठीक है, पोटेंशियल जो होता है ये पोटेंशियल एनर्जी बाई एम होता है, और सॉरी F बाई एम होता है, यहाँ पे ये U बाई एम होता है, और पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी M1 M2 अपॉन आर, ये हमने कर लिया था। स्केप वेलोसिटी दुगुना होता है, ऑर्बिटल मतलब अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स होता है, तो स्केप वेलोसिटी इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ 2gm बाई आर होता है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है gm बाई स्मॉल आर, वेयर दिस आर इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, जिस जगह पे है, वरना r प्लस एच होता है ये। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, केपलर्स लॉ कर ही लिया, तो हमने सारी की सारी चीजें रिवाइज कर ली है, आपके दिमाग में चली गई होंगी। इसको दोबारा वापस से करो अगर आपको ये पक्का करना है 4 से 8 नंबर तो, और इससे रिलेटेड असाइनमेंट जो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा प्लीज सॉल्व इट सो दैट ये चैप्टर आपका पक्का हो जाए। जिस दिन हम ये कर रहे हैं उस दिन आप भी अगर असाइनमेंट कर लोगे साथ साथ में तो आपका ये चैप्टर पक्का हो जाएगा। यू विल नॉट हैव टू डू दिस चैप्टर अगेन फॉर द नीट एग्जाम। चलो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई नेक्स्ट सेशन। तो आ जाना पक्के से नेक्स्ट लेक्चर में, और इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट में जितनी भी चीजें आप डाल सकते हो, हार्ट वार्ट जो भी है, आपको जो भी फीडबैक देना है वो शेयर कर दो, सो दैट वी हैव अ मच बेटर सेशन in our next lecture. Okay, bye bye, see you, love you all द बेस्ट।